नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग पीयूष प्रभा का जो सेकंड चैप्टर है सत्य के प्रयोग जो है गांधी जी की आत्मकथा पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस पर 2 वीडियो जो है वो देख चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने गांधी जी का जो परिचय है और इस पाठ का जो परिचय है वो पूरे अच्छे ढंग से विस्तार से मैं समझा चुका हूं। मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग 5 शीर्षक 5 टाइटल पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला जो शीर्षक है सभ्य पोशाक में, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसे अच्छी तरह से समझ सकें और उसमें जो जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे शीर्षक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बलवान से भिड़ंत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बलवान से भिड़ंत ये जो शीर्षक है इसके अंदर क्या है। ये हम लोग दूसरा शीर्षक पढ़ रहे हैं, बलवान से भिड़ंत। अब ये जो बलवान से भिड़ंत शीर्षक है बच्चों, इसकी बात करते हैं। ये घटना कहाँ की है, सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 1869 ईस्वी में जन्म हुआ, 83 में शादी हुई, 88 में 88 के अंदर इंग्लैंड गए, 91 में भारत आ गए, 93 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में कब लौट कर आए थे, 1915 ईस्वी में। तो ध्यान से देखिए, ये जो घटना है बच्चों ये है दक्षिण अफ्रीका की। कौन सी घटना है ये, दक्षिण अफ्रीका की। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे, ये गए थे 1893 ईस्वी में गए थे। और कब तक रहे थे वहां, 1915 ईस्वी तक रहे थे। अब यहां दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कर क्या रहे हैं, यहां पर वो वकील बन के गए हैं। और इंग्लैंड में जब गए थे वो कितने साल के थे, 19 साल के थे। 3 साल वकालत में लगाए, 19 और 3 कितने हो गए, 22। और 22 के बाद 2 साल कहाँ रहे थे, वो भारत में रहे थे 25। करीब 26 साल के जब युवक थे उस समय ये वकील बन गए थे और 1893 ईस्वी के अंदर ये दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे। तो यहाँ पर ये वकील के रूप में गए हैं। ठीक है, और ये गए क्यों थे, यहाँ पर भारत के जो गुजरात राज्य के अंदर एक फर्म थी, एक भारतीय कंपनी थी, उसके 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो उसकी कंपनी का एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और वहां गांधी जी मुकदमा लड़कर जब वापस भारत में आ रहे थे तो गांधी जी के पास में ट्रेन का क्या था, फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन का, प्रथम श्रेणी का आरक्षित टिकट था। लेकिन उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया और ट्रेन में नीचे उतार दिया गया। इस अपमान से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि जब तक दक्षिण अफ्रीका में ये भेदभाव समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लौट करके वापस भारत में नहीं जाऊंगा। और गांधी जी वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, उन दिनों गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहते थे, ट्रांसवाल में रहते थे। कौन सी जगह पर रहते थे, ट्रांसवाल में रहते थे। ध्यान रख लेना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों कौन से स्थान पर रहते थे, ट्रांसवाल में रहते थे। ठीक है, में रहते थे। ठीक है, और काम क्या कर रहे थे, वकील का काम कर रहे। अब ध्यान रखिए, अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो सत्य के प्रयोग की बात कर रहे हैं वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। भाई पहले उन्होंने इंग्लैंड की घटना के बारे में बता दिया कि जब मैं वहाँ विद्यार्थी के रूप में पढ़ता था तो किस तरह से मैं अनाहार को लेकर के जो प्रयोग कर रहा था और सभ्य बनने की धुन सवार हो गई थी। उसमें हमें शीर्षक क्या मिली, उसमें क्या शिक्षा मिल रही थी हमको कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें जो छद्म वेश है या जो दिखावा है उससे बचना चाहिए और एक विद्यार्थी को केवल विद्या अध्ययन करने पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो बलवान से भिड़ंत है इसमें क्या कहा है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, इसमें जो शिक्षा दी है वो क्या दी है, अन्याय का क्या करना चाहिए, विरोध।
अन्याय का विरोध करने की क्या दी है, हमें शिक्षा दी है। इसमें शिक्षा क्या मिली है कि अन्याय का क्या करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए। अब ये घटना कहाँ की आ रही है, दक्षिण अफ्रीका की आ रही है। देखिए मैं पूरी तरह से एक भूमिका बना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो सुने, पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसी वीडियो के अंदर इस शीर्षक में जो प्रश्न होंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दो बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा यानी कि सबसे बड़ा जो थाना था, सबसे बड़ा थाना कहां पर था, जोहानिसबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहानिसबर्ग में, यानी कि एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा जो थाना है जोहानिसबर्ग में था। इस थाने के अंदर क्या होता था, ये जो थाना है ये किस स्थान पर था, अपन थाने की बात कर रहे हैं। थाना मतलब पुलिस स्टेशन था, थाना था। इस थाने के अंदर क्या हो रहा था कि जो चीनी एवं जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। इसका क्या मतलब है कि जो भारतीय और चीनी लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय और चीनी लोगों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं की जाती थी बल्कि उनका भक्षण किया जाता था। तरह तरह के उन पे टैक्स लगाए जाते थे, तरह तरह की भेदभाव की नीतियां उनके साथ अपनाई जाती थी। तो उनका जो रक्षण नहीं होता था बल्कि भक्षण होता था। जो हकदार होते थे, जिनका हक होता है, हकदार शामिल नहीं हो पाते थे और जो बिना हक वाले थे वो 100 पौंड दे करके और क्या हो जाते थे, शामिल हो जाते थे। यानी कि कुल मिलाकर क्या होती थी, यहाँ पर भेदभाव हो रहा था। उन दिनों गांधी जी कहाँ रह रहे थे, ट्रांसवाल में रहते थे। उन दिनों गांधी जी कहाँ रहते थे, ट्रांसवाल में रहते थे। गांधी जी के पास रोज शिकायतें आने लगी इस बात को लेकर के कि इस थाने के जो अधिकारी हैं वो इस तरह का भेदभाव करते हैं। अब गांधी जी के पास जब इस तरह की खबरें आने लगी तो गांधी जी ने सोचा कि मेरे यहाँ रहते ये अन्याय होता रहे तो मेरा यहाँ रहना ही ठीक नहीं है। और उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया कि मैं इस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाऊंगा। लेकिन एक भूमिका और समझ लीजिए बच्चों कि जो दक्षिण अफ्रीका है उस समय दक्षिण अफ्रीका के अंदर गोरे लोगों की, गोरे पंचों की, मतलब अंग्रेजों की क्या थी, सरकार थी। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लैंड का ही वर्चस्व था एक तरह से उस समय भी देखा जाए तो। वहां गोरे लोगों की क्या थी, सरकार थी। इसलिए वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जो अत्याचार करते थे उनके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था। तो गांधी जी जो हैं उस समय कहाँ रहते थे, ट्रांसवाल में रहते थे। और गांधी जी जो हैं, आप समझ रहे ना वो क्या कह रहे हैं, मैं तो अन्याय सहन ही नहीं कर सकता। तो अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कैसे आवाज उठाई कि जो उस थाने के ये जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में प्रमाण, साक्ष्य यानी कि सबूत, गवाह इकट्ठे किए उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि उस जो थाना अधिकारी थे, जो भ्रष्ट थाना अधिकारी थे, उनके विरुद्ध उन्होंने पर्याप्त मात्रा में क्या इकट्ठे करे, सबूत इकट्ठे करे, साक्ष्य इकट्ठे करे। और इस थाने का जो पुलिस कमिश्नर था, यानी कि इस थाने का जो पुलिस कमिश्नर था, पुलिस कमिश्नर, थाने का जो पुलिस कमिश्नर था उससे जाकर के वो मिले। ठीक है, और पुलिस कमिश्नर जो था वो बहुत ही अच्छे थे, न्याय वृत्ति उनमें थी। उन्होंने गांधी जी की सारी बातों को बहुत धैर्य से सुना। लेकिन वो जानता था और गांधी जी भी इस बात को जानते थे कि इतना कुछ करने पर भी
उन अधिकारियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गोरे पंचों के द्वारा उन गोरे अधिकारियों को सजा दिलाना, दंड दिलाना ये संभव नहीं है। लेकिन ये भी मानते थे कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध, मतलब ऐसे अधिकारियों को न्यायालय के द्वारा, जूरी के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे तो उनके विरुद्ध आवाज़ ना उठाई जाए, ये भी उचित नहीं है। इसलिए कमिश्नर ने विश्वास दिलाया कि वह इसके खिलाफ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अधिकारी और भी भ्रष्ट थे, लेकिन गांधी जी के पास केवल 2 अधिकारी जो थे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सबूत थे, ठीक है। उनके मुकदमा चलाया गया, उनमें से एक अधिकारी भागा, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उसे पकड़वाकर वापस बुला लिया, न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायाधीश था उसके पास पुलिस कमिश्नर, वो जो एक पुलिस भागा था उसकी जानकारी पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें न्यायालय से छोड़ दिया गया, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। इस बात से गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्हें अपना जो वकालत का काम है, वकील का जो काम है, उससे अरुचि होने लगी। किसी अपराध को छिपाने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो बुद्धि ही उनको अप्रिय लगने लगी, अच्छी नहीं लगने लगी। लेकिन आगे गांधी जी इस आत्मकथा में लिखते हैं कि वो जो अधिकारी थे, वो जितने मुकदमा चला था तो उनके जो मामले हैं वो इतने ज़्यादा जग जाहिर हो गए थे, न्यूज़पेपर में आते थे, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो चाहकर के भी उन अधिकारियों को फिर से नहीं लगा पाई, ठीक है ना। इस तरह से एक तरह देखा जाए तो गांधी जी की क्या हुई, विजय हुई, क्योंकि अंततः उनको वहाँ से क्या कर दिया गया, बर्खास्त ही होना पड़ा, हटना ही पड़ा। लेकिन आगे चलकर जब उन अधिकारियों की भूखा मरने की स्थिति आ गई, उनकी कोई नौकरी नहीं रही, तो गांधी जी के पास उन अधिकारियों का एक मित्र आया और गांधी जी अगर चाहते तो उन्हें जोहानिसबर्ग की जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें उन अधिकारियों को क्या मिल जाती, नौकरी मिल जाती। इसलिए गांधी जी ने उसके मित्र से कहा और उनको वापस से नौकरी पर लगवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो अंग्रेज लोग थे वहाँ पर, उनमें गांधी जी का जो डर था वो कम हुआ, वो उससे निडर रहने लगे, क्योंकि वो ये समझने लगे कि ये जो काम कर रहे हैं ये अन्याय के विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक लाइन आती है कि गांधी जी व्यक्ति और जो काम है, व्यक्ति और उसका जो काम है, ये 2 भिन्न वस्तुएं हैं, ये अलग अलग वस्तुएं हैं। वो कह रहे हैं कि गलत काम करने वाले व्यक्ति का क्या होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए, और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जो काम करता है वो एक व्यवस्था के तहत काम करता है और उस व्यवस्था का तो हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन अच्छा बुरा काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। उस व्यक्ति का जो काम होता है उस काम का हमें क्या करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। अब ये जो पैराग्राफ आएगा इसके अंदर मैं और अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि गांधी जी क्या कहते थे कि व्यक्ति और उसका जो काम है ये 2 अलग अलग चीजें। अच्छा भला काम करने वाले, अच्छा बुरा काम करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो काम है उस काम का क्या होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए। समझ में है ना कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए क्या होता है, व्यवस्थापक होता है, तो उसके द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन व्यवस्थाओं का तो विरोध होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थापक का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर व्यवस्थापक का विरोध हो जाएगा तो उसी के अंदर अगला क्रम हमारा भी आएगा, क्योंकि कोई ना कोई उस व्यवस्था पर जरूर बैठा रहता है। तो कहने का मतलब हम सब एक ही कूंची से हम सब बने हुए हैं, इसलिए हमें व्यवस्थापक के विरुद्ध आवाज उठाने का मतलब है सीधे हम तो परमात्मा के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। यही कारण है कि जो गांधी जी है जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवस्थाएं चलाई गई थी तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही थी उनका विरोध कर रहे थे।
वो उनसे डिमांड यही कर रहे थे कि हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए। भाई आज हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो देश की स्थिति बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। लोगों की जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक देश में परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। भाई किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सारे अधिकारी, सारे लोग हमारे समाज से ही निकले हुए हैं। हमारा ये पूरा समाज ही भ्रष्ट है। आज मैं जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, अगर मुझे कोई अधिकारी बनाकर बेस कर देगा, किसी पद पर बिठा देगा, तो मैं भी वही काम करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि व्यक्ति जब पोस्ट पर जाते हैं तो वो उस चीज में लिप्त हो जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम चलाते हैं। तो कहने का मतलब है, अच्छा भला बुरा काम करने वाले जो लोग हैं उनका विरोध करने की बजाय उनके काम का क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर ये आगे बात बताते रहते हैं, ये इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो जोहानिसबर्ग का थाना था उसकी समस्या क्या थी? उसकी समस्या क्या थी? तो आपने क्या बताना है कि जोहानिसबर्ग में जो थाना था उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पर जो चीनी और भारतीय लोग थे उनका रक्षण नहीं होता था, बल्कि भक्षण होता था। जो हकदार होते थे वो शामिल नहीं हो पाते थे, और जो बिना हक वाले होते थे वो 100 पौंड दे करके और दाखिल हो जाते थे। इसलिए भारतीय और चीनी लोगों के साथ वहाँ पर क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। ये उस जोहानिसबर्ग के थाने की क्या थी? समस्या थी। इस समस्या को देख करके गांधी जी ने क्या किया कि उसने उस थाना अधिकारी, जो उस थाने के जो अधिकारी थे, उनके विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में क्या इकट्ठे करे? उन्होंने सबूत इकट्ठे करे। और किससे जाकर मिले? पुलिस कमिश्नर से जाकर मिले, और उन अधिकारियों का जो बातें थी वो उन्हें न्यायालय में लेके गए, उनको उनकी जो बातें हैं उनको उजागर किया गया। इस तरह की ये चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे। अभी आप लोगों को करना क्या बच्चों? सभी एक बार पॉज करके अपनी अपनी नोटबुक जो है वो ओपन कर लें। साथ में आप लोग आपकी जो बुक है उसे खोल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। मैं अभी आपके सामने रीडिंग करने वाला हूं, और रीडिंग करते हुए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आती जाएंगी वो आप लोगों को अपनी जो बुक है उसके अंदर नोट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, ताकि हमारे इस शीर्षक के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न हमें क्लियर हो सके। तो एक बार अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल साथ में ले लीजिए। पढ़ते हैं इसको हम, बलवान से भिड़ंत। तो देखिए, बलवान से भिड़ंत, ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो शीर्षक पढ़ रहे हैं, ये जो बात बताई है आपको पूरी ढंग से समझ में आ गई होगी। बस मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूं ताकि और कोई बीच में शब्द आए तो वो समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है? इसलिए स्किप ना करें, ऐसा ना सोचे रीडिंग तो हम कर लेंगे, आप खुद भी कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ बातें समझा देता हूं। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। इंग्लैंड के बाद वो कहां पर है? एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना, यानी कि सबसे बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। अंडरलाइन कर लो, एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना, यानी कि सबसे बड़ा जो थाना है वो जोहानिसबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में जो हिंदुस्तानी, चीनी आदि जो लोग हैं उनका रक्षण नहीं होता है बल्कि भक्षण होता। तो इसका मतलब समझ में आ गया, उनको हक नहीं दिया जाता बल्कि उनके अधिकारों को दुरुपयोग किया जा रहा है, छीना जा रहा है। मेरे पास रोज शिकायतें आती थी, हकदार शामिल नहीं हो सकते थे और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रहे थे। इसका इलाज अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और मेरी भी यही भावना थी। यदि इस सड़ांध को, इस गंदगी को अगर दूर ना किया गया तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। यानी कि गांधी जी कहाँ रहते थे उस समय? ट्रांसवाल में रहते थे। तो गांधी जी के पास रोज शिकायतें आती थी। तो गांधी जी से लोग कहते हैं कि भाई अगर आपके होते होते अगर ये अन्याय हो रहा है तो ये सब व्यर्थ है। और गांधी जी की भी यही भावना थी, अगर मेरे होते हुए ये सब हो रहा है तो मेरा ट्रांसवाल में रहना क्या है? व्यर्थ है। मैं प्रमाण जुटाने लगा। गांधी जी क्या इकट्ठा करने लगे? सबूत इकट्ठा करने लगे, गवाह इकट्ठा करने लगे। जब मेरे पास प्रमाणों का एक अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है, उसमें दया और न्याय का व्यवहार है। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से
धैर्य से सुना और मुझे प्रमाण जो सबूत थे वो उपस्थित करने के लिए कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वो पुलिस कमिश्नर भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों के द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। गोरे पंचों के द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखूंगा। ये विश्वास पुलिस कमिश्नर ने गांधी जी को दिलवा दिया कि आप विश्वास रखिए, मेरा भी ये मानना है कि ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अपराध उजागर ना किए जाए, इसलिए जितनी कोशिश हो सकती है उतनी मेहनत मैं जरूर करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इस तरह से ये बात हो गई। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, इसलिए 2 के नाम क्या निकल गया, वारंट निकल गया। मेरा जो आना जाना था, गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो आना जाना है वो छिपा रह नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय रोजाना प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। लेकिन मुझे यहाँ ये कहना चाहिए कि ये जो अधिकारी थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनका अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद ना होती तो ये अधिकारी कभी भी पकड़े ना जाते। गांधी जी की मदद करने वाले वहाँ पर कई हिंदुस्तानी, कई चीनी लोग थे जो उनकी क्या करते थे, मदद करते थे। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वा लिया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था। फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। गांधी जी कह रहे हैं, मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि होगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता है, ये देखकर मुझे तो बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें फिर से रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए। गांधी और एशियाई विभाग जो था ये कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को थोड़ा धैर्य बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ गई। गांधी जी की जो प्रतिष्ठा बढ़ गई, भाई विजय प्राप्त करी एक तरह से। मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई, मेरा जो वकालत का काम था उसमें भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत के रूप में जाते थे, उनमें कुछ बचत हुई। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी रकम बची होगी, बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। विश्वास हो गया। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अदम होने पर भी, गांधी जी आगे लिख रहे हैं वही बात, व्यक्ति और उसका काम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी, नीच होने पर भी, उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरे व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के मन में उन अधिकारियों के प्रति कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं थी, ठीक है ना। मेरे इस स्वभाव को वो जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्युनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। अंडरलाइन कर लीजिए, जोहानिसबर्ग की म्युनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर दिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। गांधी जी के कहने पर उनको नौकरी मिल गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि जिन गोरों के संपर्क में मैं आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, निडर रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था।
इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था। ये तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और ये अहिंसा का एक विशेष अंग है। देखिए बच्चों, ये जो सत्याग्रह, सत्य आग्रह है, सत्याग्रह जो शब्द है, गांधी जी ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था? ये 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह जो शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था, और सत्याग्रह जो आंदोलन है वो भारत में किया था। समझ में आ गया नहीं? तो आगे इन चीज़ों को जब कभी पढ़ेंगे विस्तार से तब करेंगे चर्चा इन पे। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं, ये अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बन गया। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति हमेशा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। वो कहता है कि भले बुरे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति हमेशा आदर और दया रहनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में हमेशा विष फैलता रहता है, झगड़ा होता रहता है। सत्य के शोध में मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रति क्षण ये अनुभव करता हूँ कि जब तक ये अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्था पक्ष के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्था पक्ष में अनंत शक्तियां निहित हैं। व्यवस्था पक्ष का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्था पक्ष को और संसार को हानि पहुंचती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आ रही होगी। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखते हैं, एक कमेंट तो कर दिया करो, ठीक है? एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हाँ मैंने ये वीडियो देख ली है, ताकि मुझे पता लग जाए। साथ ही लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में, अगले बचे हुए जो शीर्षक है उनको लेकर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।